वेलकम टू दैट संकल्प। मैं प्रिंस महेश्वरी। दोस्तों, जैसे कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज चल रही है और हमारे 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, हमारा जो यूनियन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5 और इसकी स्टार्टिंग होगी सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग होगी एपेक्स कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट से। सो होपफुली ये जो लेक्चर सीरीज है पॉलिटिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें आपको काफी हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि हमने बहुत इजी तरीके से हर चीज समझाने की कोशिश की है और होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जी 124। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के तहत आती है जी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कब हुई? 26 जन 1950। एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जन 1950। इट इज द हेड ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। हेड ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बनी 1774 में विद द एक्ट ऑफ 1773। ठीक है जी। कहां पे बनी थी? बंगाल में, कलकत्ता। कलकत्ता में बनी। किसने बनाई जी? फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने। जब पहली बार इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बनी थी तब इसमें थे 4 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस कौन थे इसके? जस्टिस एलिजे इम्पे। ठीक है जी। तो 4 जज से स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन आज कितने? 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, 34 जजेस। ठीक है जी। 1774 में बनी पहली बार, लेकिन जो प्रेजेंट है ये कब बनी? 26 जन 1950। इट इज द हेड ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। इंडिया में जो जुडिशरी है, सबसे सबॉर्डिनेट लेवल पे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, फिर हाई कोर्ट मिडिल में, और टॉप पे कौन थे? सुप्रीम कोर्ट। तो ये हेड है सारे जुडिशियल सिस्टम के इंडिया में, राइट। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के हर एक जज को कौन अपॉइंट करते हैं? राष्ट्रपति भारत के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इट इज कंसिस्टेड ऑफ 34 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। और इसमें 34 जज हैं चीफ जस्टिस को मिला के। इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस देयर आर 34 judges in the Supreme Court. This is the maximum strength of Supreme Court at present, right? To become the judge of Supreme Court, a person should have. Supreme Court का जज बनने के लिए eligibility criteria क्या है जी? देखते हैं। 5-year experience as a judge of High Court. सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी पर्सन को या तो 5 साल हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर 10-year एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो पर्सन एलिजिबल है जी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, चाहे तो वो 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो या फिर 10 साल वो हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो। दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। डन। नेक्स्ट देखते हैं। द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज 65 ईयर। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी है? 65 ईयर्स। सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सैलरी कहां पे चार्ज होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है जी। चलो अब देखते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, क्या फंक्शंस है? सो द चीफ जस्टिस कैन अपॉइंट एनी ऑफिसर इन द कोर्ट। चीफ जस्टिस के पास पावर है, कोर्ट में किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है जी। आर्टिकल 129, अंडर आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट क्या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? इसके रिकॉर्ड्स को फ्यूचर की जजमेंट्स के लिए, फ्यूचर के केसेस के लिए यूज किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129 स्टार मार्क कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, हमने आर्टिकल 13 में डिस्कस किया था जुडिशियल रिव्यू। ठीक है जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस में कैसे जुडिशियल रिव्यू? देखो जी। अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू डिक्लेयर अ लॉ इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल और वॉइड इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। देखो जी, आर्टिकल 13 भी यही कहता है। ठीक है, सुप्रीम आर्टिकल 13 थी जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल कौन सा है? 13। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे यूज करती है अंडर आर्टिकल 137, हैज पावर टू डिक्लेयर।
ठीक है जी। आर्टिकल 13 के डेफिनेशन है जुडिशियल रिव्यू की, दिस इज जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यूजेस इट अंडर आर्टिकल 137, ठीक है। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसे यूज करता है जुडिशियल रिव्यू को। अगला देखते हैं, ज्यूरिस्डिक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन पावर क्या है? तो पहले देखते हैं जी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है। आर्टिकल है 131। सबसे ज्यादा एग्जाम में ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ही पूछा जाता है। अंडर दिस ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, ठीक है जी। मान लो दो स्टेट्स, दो से ज्यादा स्टेट्स या सेंटर और स्टेट में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया किसी चीज को लेके, तो कौन इंटरमीडिएट करता है जी? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, यहां तक, ठीक है जी। सो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, ये एग्जैक्ट आपको स्टेटमेंट आएगी पेपर में और ये पूछेंगे कौन सी पावर है, ओरिजिनल है, एपिलेट है या कौन सी है। डन, तो ये है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। अब सुप्रीम कोर्ट किन केसेस पे अपना फैसला नहीं देता जी? बट इट डू नॉट टेक्स इनटू अकाउंट एनी डिस्प्यूट ड्यू टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट, ठीक है जी। देखो सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत काम करता है, ठीक है। मान लो संविधान बनने से पहले कोई दो स्टेट्स की संधि हुई थी, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन आज की डेट में उस एग्रीमेंट के कारण दोनों में कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं देगा जी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद के जो भी डिस्प्यूट्स है सुप्रीम कोर्ट वो देखेगा, लेकिन कोई संविधान बनने से पहले की कोई ट्रीटी, संधि, एग्रीमेंट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं देगा। ऑल्सो इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंटरेस्टेड वाटर डिस्प्यूट। और ये जो ज्यूरिस्डिक्शन, ये जो पावर है, ये दो स्टेट्स के वाटर डिस्प्यूट पे भी एप्लीकेबल नहीं होती जी, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के तहत एक तो इंटरेस्टेड वाटर डिस्प्यूट पे सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट नहीं देती, या संविधान बनने से पहले की कोई ट्रीटी या कोई एग्रीमेंट थी उसके ऊपर अपना फैसला नहीं देती, ठीक है जी। अगला देखते हैं, एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन, आर्टिकल 132। सुप्रीम कोर्ट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। हम किसी भी तरह की अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, ठीक है जी। हमारे पास राइट है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, लेकिन चैनलाइज सिस्टम के तहत, पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में ही हम डायरेक्टली अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज हमें चैनलाइज सिस्टम से ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिट ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है जी। आर्टिकल है 139। अंडर आर्टिकल 139 द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू द रिट्स इन प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी। देखो हमने आर्टिकल 32 किया था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 32 में 5 रिट्स बताई गई हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो ये रिट इश्यू करता है, जारी करता है, वो करता है अंडर आर्टिकल 139। The Supreme Court is empowered to issue the writs in protection of fundamental rights. It is regarded as guarantor and defender of fundamental rights in India. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं जी guarantor and defender of fundamental rights in India, ठीक है जी। ये क्या है? रिट ज्यूरिस्डिक्शन पावर है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट देखते हैं, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, आर्टिकल है 143। The president can seek the advice of Supreme Court in 2 cases. 2 केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, मांग सकते हैं, ठीक है जी। कौन कौन से? पहला केस देखते हैं जी, एनी इश्यू ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का इश्यू है, कोई मैटर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उस केस में इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट गिव इट्स ओपिनियन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस दे या ना दे, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है जी, ठीक है। इसमें मे या मे नॉट गिव इट्स ओपिनियन मैंडेटरी नहीं है। दूसरा केस देखते हैं जी, एनी डिस्प्यूट ड्यू टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट, जो हमने ओरिजिनल में किया था कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट नहीं देती, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना एडवाइस दे सकती है, ठीक है। प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकते हैं, एनी डिस्प्यूट ड्यू टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट, एंड इन दिस केस इट इज मैंडेटरी फॉर सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स एडवाइस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है कि उसे अपनी एडवाइस, अपनी ओपिनियन देनी ही पड़ेगी। डन जी। सो दिस इज एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल है जी 143। तो ये जो हम आर्टिकल्स लिख रहे हैं, आर्टिकल्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। डन।
अगला देखते हैं, एड हॉक जजेस, आर्टिकल 127 अगेन इंपॉर्टेंट, एड हॉक जजेस, एड हॉक मतलब टेम्परेरी। When there is lack of strength in Supreme Court, जब सुप्रीम कोर्ट में quorum ना हो, स्ट्रेंथ कम हो, the Chief Justice can appoint a judge of High Court on temporary basis as a judge of Supreme Court as an ad hoc judge। तो जो चीफ जस्टिस हैं भारत के, वो हाई कोर्ट के किसी भी जज को एड हॉक जज अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है जी। इवन द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इवन की हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन इस केस में क्या है जी, प्रीवियस परमिशन ऑफ, प्रीवियस असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। लेकिन इस केस में प्रेसिडेंट की असेंट होना जरूरी है, ठीक है जी। देखो हाई कोर्ट के जजेस 62 इयर्स में रिटायर हो जाते हैं, उनके पास 3 साल है, 3 इयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में सर्व करने के लिए एज एन एड हॉक जज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 इयर्स की एज में रिटायर होते हैं, ठीक है जी। इन केस लैक ऑफ कोरम, स्ट्रेंथ कम हो सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के जजेस को टेम्परेरी या एड हॉक जजेस लगाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है जी। अगला देखते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल प्रोसेस, ठीक है जी। देखते हैं, इसका आर्टिकल है 124 क्लॉज 4, आर्टिकल इज 124 क्लॉज 4। तो देखते हैं जी, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, सिर्फ 2 ही ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है, मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, इनकैपेबल हो, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, टू रिमूव द जज अ मोशन नीड्स टू बी मूव, हमने मोशंस किए थे ना, तो जज को हटाने के लिए सबसे पहले एक मोशन मूव करना पड़ेगा जी, ठीक है। टू रिमूव द जज अ मोशन नीड्स टू बी मूव बाय एटलीस्ट 50 मेंबर इन केस ऑफ राज्यसभा, अगर तो मोशन राज्यसभा में इनिशिएट हो रहा है तो 50 मेंबर्स के साइन चाहिए, अगर मोशन लोकसभा में इनिशिएट हो रहा है तो 100 मेंबर्स के साइन चाहिए। मोशन किसी भी हाउस में आ सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है जी। लेकिन अगर राज्यसभा में मोशन इनिशिएट हो रहा है तो 50 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, लोकसभा में इनिशिएट हो रहा है तो 100 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो मोशन एक्सेप्ट करे या ना करे उसकी मर्जी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अब कौन है जी, लोकसभा के केस में स्पीकर है, राज्यसभा के केस में चेयरमैन है। सो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मे और मे नॉट एक्सेप्ट द मोशन, उनकी मर्जी है जी, जो अपने अपने हाउसेस के हेड हैं उनकी मर्जी है वो मोशन एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। मान लो एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या होगा जी, इफ एक्सेप्टेड अ 3 मेंबर कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस ऑन जज, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी जो जज के ऊपर लगे हुए चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है जी। कमेटी कंसिस्टेड ऑफ, और इस कमेटी में कौन कौन होगा जी, इस कमेटी में होगा चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो भारत के चीफ जस्टिस या कोई भी सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक जना हो सकता है, राइट, सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे जिसमें, ठीक है, एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जिन्हें लॉ की बहुत वाइड नॉलेज होगी, या कोई बहुत बड़े वकील एडवोकेट हो सकते हैं, ठीक है जी, जिन्हें एक वाइड नॉलेज रही होगी लॉ की, तो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी इसका मेंबर हो सकते हैं। तो ये कमेटी में 3 जने होंगे, ठीक है जी। चलो, अब कमेटी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहां पर रखेगी, पार्लियामेंट को, ठीक है। कमेटी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पकड़ा देती है और प्रेसिडेंट उसे रखते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है जी। कमेटी गिव इट्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। अब ये जो मोशन मूव हुआ था प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, ठीक है, उसके ऊपर वोटिंग होगी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पे, ठीक है जी। अब इफ द बोथ हाउसेस पासेस इट विद 2/3 मेजॉरिटी, अगर दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा इस मोशन को 2/3 बहुमत के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास कर देते हैं, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी रिमूव्ड, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया जाएगा। 2/3 मेजॉरिटी कितनी हुई, 66%, ठीक है जी। अगर जज को हटाने के लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी जिसे हम बोलते हैं, जो कितनी होती है 2/3, 66%, ठीक है। अगर 66% मेजॉरिटी के साथ, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ये मोशन पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में दोनों हाउसेस में, देन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी रिमूव्ड, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया जाएगा, ठीक है जी। दिस इज द रिमूवल प्रोसेस ऑफ
द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, तो अपना रेजिग्नेशन किसे दे देंगे? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है जी, किसे रिजाइन करते हैं जजेस? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डन, चलो ठीक है जी, ये थी हमारी सुप्रीम कोर्ट। हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है जी? डी.वाई. चंद्रचूड़। अब देखते हैं जी C&A जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 148, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। और कैग प्रेजेंट कैग कौन है जी इंडिया के? GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में 148 में आते हैं जी कैग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। It controls the entire financial system of union as well as states and public sector enterprises। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का, या जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, सभी का फाइनेंशियल सिस्टम कौन देखता है जी? इन सभी के अकाउंट्स की ऑडिटिंग कौन करता है? सभी के बही खाते कौन देखता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनकी ऑडिटिंग कौन करता है? कैग। ठीक है जी, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कैग को कौन अपॉइंट करता है जी? भारत के राष्ट्रपति, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। टेन्योर है 6 इयर्स। ठीक है, कार्यकाल है 6 साल का। एंड रिटायरमेंट एज इज 65 इयर्स, और रिटायरमेंट एज है 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो भी चीज पहले कंप्लीट हो गई। अगर तो टेन्योर पहले पूरा हो गया, 6 साल पहले पूरे हो गए, तब भी अपने ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। अगर 65 इयर्स एज हो गई तो टू बी वेरी ऑब्वियस रिटायरमेंट होगी। ठीक है जी, एंड ही रिजाइन्स टू द प्रेसिडेंट ओनली। कैग अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। ही रिजाइन्स टू द प्रेसिडेंट ओनली। सैलरी सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कैग की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है जी। बट अदर सर्विस कंडीशंस आर सिमिलर टू एन IAS ऑन द रैंक ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। लेकिन जो बाकी सर्विस कंडीशंस है वो एक IAS, ठीक है जी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक पे जो IAS होता है उस IAS के बराबर मिलती है जी बाकी फैसिलिटीज किसे? कैग को। सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, और जो बाकी अलाउंसेज हैं या जो फैसिलिटीज हैं वो एक IAS ऑन द रैंक ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। एक IAS का जो हाईएस्ट रैंक होता है जी, दैट इज द सेक्रेटरी रैंक इन द गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो उस रैंक के IAS को जो फैसिलिटीज मिलती हैं वही किसे मिलती है? कैग को। देन नेक्स्ट, He is disqualified for any further government office after retirement। रिटायरमेंट के बाद ये कहीं भी अपनी सर्विसेज किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस में अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते जी। He is disqualified for any further government office after retirement। ठीक है जी, सैलरी कहां से चार्ज होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है जी? टू ऑडिट ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन स्टेट्स एंड ड्यूटीज। ये सबसे मेन फंक्शन है किसका? कैग का। जो भी स्कैम्स होते हैं, घपले होते हैं, घोटाले होते हैं, वो कौन निकालता है? कैग ही बाहर निकालते हैं। कैग की रिपोर्ट में ही बाहर आते हैं वो सारे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। तो ये था हमारा पार्ट 5। कैग तक क्या था हमारा पार्ट 5, और अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 6, द स्टेट्स। हमारा पार्ट 6 क्या है जी? द स्टेट्स, और आर्टिकल है 152 टू 237। ठीक है जी, तो देखते हैं स्टेट्स में क्या कुछ है जानने के लिए। सबसे पहले लिखते हैं जी गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल है 153। द गवर्नर फॉल्स अंडर आर्टिकल 153। सो आर्टिकल 155 है जी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है जी, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, 5 साल का टेन्योर है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। कैसे कोई पर्सन एलिजिबल होता है गवर्नर बनने के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 159 ऑथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर। गवर्नर का जो शपथ ग्रहण है जी। आर्टिकल 161 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स। गवर्नर सजा माफ कर सकते हैं, सजा कम कर सकते हैं, तो पार्डनिंग पावर्स है गवर्नर के पास, जैसे हमने राष्ट्रपति के केस में देखी थी जी। आर्टिकल 161। नेक्स्ट आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। ठीक है जी, जो दोनों सदनों को स्पेशली एड्रेस करते हैं गवर्नर, वो आता है आर्टिकल 176 में। नेक्स्ट आर्टिकल 213
ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर, जैसे हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में देखे अंडर आर्टिकल 123 जो ऑर्डिनेंस पास होता है जिसकी लाइफ 6 मंथ की होती है, वैसे ही गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस पास करने की पावर है, इसकी लाइफ भी क्या रहती है 6 मंथ्स की। ठीक है जी। तो द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है जी? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है जी। एंड ही होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति की मर्जी तक काम कर सकते हैं। यूजुअल टेन्योर 5 इयर्स है। ठीक है जी। यूजुअल टेन्योर 5 इयर्स है, लेकिन पहले भी हटाया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है गवर्नर को। ठीक है जी। एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट, ये स्टेट के पहले सिटीजन है जी। ऐसे राष्ट्रपति देश के पहले सिटीजन है, ये स्टेट के पहले सिटीजन है। ठीक है जी, पहले नागरिक है। देखते हैं जी। क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ गवर्नर आर, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो मैंडेटरी है ही है। मस्ट बी ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए जी। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सरकार में कहीं भी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कहीं लाभ का ऑफिस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन और स्टेट, ठीक है, ना तो यूनियन पार्लियामेंट का और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्यूज मी, दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए गवर्नर, ना तो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए और ना ही स्टेट में विधानसभा या विधान परिषद का। अगर वो है तो गवर्नर बनने के बाद उनको अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी, उन्हें अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, वो चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो। डन। नेक्स्ट, यूजुअल टेन्योर है 5 इयर्स, बट ही वर्क्स टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। He resigns to the president only, रिजाइन कैसे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को। सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, सैलरी कहां से चार्ज होती है जी? स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से। अब देखते हैं जी पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है जी, ये क्या है? स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड है। ठीक है, कोई भी बिल इनके साइन के बिना लॉ नहीं बन सकता। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। द गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन एटसेट्रा। इन सभी की अपॉइंटमेंट कौन करता है जी? गवर्नर। ऑल दीज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। नेक्स्ट पॉइंट, ही कैन नॉमिनेट 1/6 मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट की विधान परिषद की टोटल स्ट्रेंथ के 1/6 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करते हैं, कौन नामजद करते हैं? द गवर्नर। ठीक है जी, 1/6 मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट, नो बिल इन द स्टेट असेंबली कैन बिकम अ लॉ टिल द साइन ऑफ द गवर्नर, जब तक गवर्नर के साइन नहीं होंगे स्टेट असेंबली में कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जी, बिल्कुल सेम प्रेसिडेंट की पावर्स की तरह। नेक्स्ट, ऑल द मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली आफ्टर द प्रायर असेंट ऑफ गवर्नर, जितने भी मनी बिल हैं स्टेट के वो विधानसभा में सिर्फ गवर्नर की परमिशन के बाद ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, अदरवाइज इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। सिमिलरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही कैन कॉल और समन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द स्टेट, दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकते हैं जी, विधानसभा और विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों को कॉल करने की पावर किसके पास है जी? गवर्नर के पास। नेक्स्ट, ही कैन डिसॉल्व स्टेट असेंबली बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, स्टेट असेंबली की टर्म कितनी है जी? 5 इयर्स। ठीक है, ये 5 साल से पहले भी उसे भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किसके कहने पे? चीफ मिनिस्टर के, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएम। ठीक है जी, सीएम के कहने पे। नेक्स्ट, द गवर्नर कैन पार्डन द सेंटेंस इवन डेथ पेनल्टी एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल, गवर्नर सजा माफ कर सकते हैं, सजा कम कर सकते हैं, इवन गवर्नर डेथ पेनल्टी फांसी की सजा भी माफ कर सकते हैं। सिर्फ एक ही सजा है जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर में नहीं आती, दैट इज कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल की सजा सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही माफ कर सकते हैं, बिकॉज ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। बाकी सारी पावर्स गवर्नर के पास भी है, लेकिन कोर्ट मार्शल की सजा वो माफ नहीं कर सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट,
He can recommend the president for state emergency in case of grave law and order situation. अगर किसी स्टेट के हालात बहुत खराब हो जाए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए, जो पुलिस है वो काम नहीं कर पा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल अदा नहीं कर पा रही है, तो ये प्रेसिडेंट से क्या है कि स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगवा सकते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। जो हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं वो गवर्नर की रिकमेंडेशन पे होते हैं, गवर्नर से सलाह मशवरा किया जाता है, राष्ट्रपति इनसे सलाह मशवरा करते हैं इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन बिकम द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। कोई पर्सन 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है जी एट ए टाइम। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का कॉमन गवर्नर भी बन सकता है। तो जो ये हमने देखा कि ही कैन रेकमेंड द प्रेसिडेंट फॉर स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 कहता है स्टेट में इमरजेंसी लगाई जा सकती है इन केस ऑफ ग्रेव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अगर सिविल वॉर लग जाए, दंगे हो जाए स्टेट में, ठीक है, तो उस केस में ये किया जा सकता है। ठीक है जी। दिस इज द गवर्नर। और रिजाइन कैसे करेंगे? भारत के राष्ट्रपति को। तो गवर्नर की पावर्स बिल्कुल सेम है, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट की पावर्स है वैसी स्टेट में गवर्नर की पावर है। ये स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड है। ठीक है जी। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है जी। सो सेम चलता है। अगला देखते हैं जी, एडवोकेट जनरल। जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल है, स्टेट में एडवोकेट जनरल। आर्टिकल इनका 165, एडवोकेट जनरल। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। क्या है जी? स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है या फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। ही इज द काउंसिल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को जो भी लीगल एडवाइस देनी है, उनके जो केसेस हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कौन देखेंगे जी? एडवोकेट जनरल। He is appointed by the governor and works till the pleasure of the governor। बिल्कुल सेम अटॉर्नी जनरल की तरह। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। बस उन्हें राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। एंड वर्क्स टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, और गवर्नर की मर्जी तक काम करते हैं। यूजुअल टेन्योर है 3 इयर्स, जनरल टेन्योर 3 साल है। ठीक है जी। ही शुड बी क्वालिफाइड सेम एज द जज ऑफ हाई कोर्ट। इनकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए, जैसे अटॉर्नी जनरल के केस में सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। देन Is salary charged on consolidated fund of the state। सैलरी कहां से चार्ज होती है जी? स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से। He is not the member of state legislature, but he has right to make speech in both houses of the state। ये स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा या विधान परिषद के मेंबर नहीं है, लेकिन इनके पास दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। ठीक है जी। नेक्स्ट, he has right to audience in any court in the territory of the state। ठीक है, स्टेट की किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, इनके पास राइट टू ऑडियंस है, बैठने का अधिकार है। ठीक है, इन्हें मना नहीं किया जा सकता। ये रिजाइन्स टू द गवर्नर ओनली। अगर इन्हें रिजाइन करना है तो ये अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? गवर्नर को। ठीक है जी, क्योंकि ये अपॉइंट भी किसके द्वारा किए गए हैं? गवर्नर के द्वारा। ठीक है, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168। The state legislature is consisted of important question है जी। It is consisted of the governor, the legislative assembly जिसे बोलते हैं विधानसभा, the legislative council जिसे बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है जी। State legislative is consisted of the governor, the legislative assembly, the legislative council, that is विधान परिषद। Some states have bicameral legislature having 2 houses। 6 states हैं जी इंडिया की जिसमें bicameral legislature है, जहां पे 2 सदन है, having 2 houses। ठीक है, कौन कौन से 2 हाउसेस? लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एंड काउंसिल विधान परिषद। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है? 2 सदन है, देखते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये 6 स्टेट्स इंडिया की जहां पे क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पे 2 सदन है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। अब देख लेते हैं जी विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है। सो लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 170, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद आर्टिकल 171। दिस इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ द स्टेट, दिस इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट। डिसॉल्व आफ्टर 5 years, कैन नॉट बी डिसॉल्व। 5 साल का कार्यकाल है। ठीक है जी, इसे भंग नहीं किया जा सकता। जनरल कार्यकाल होता है 6 साल का। ठीक है जी। टेन्योर है 6 years, जो मेंबर्स का टेन्योर है जी।
कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएम। सीएम के कहने पे गवर्नर 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है काउंसिल के केस में। ठीक है जी। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैक्सिमम 500। असेंबली की मिनिमम स्ट्रेंथ 60 होनी चाहिए, मैक्सिमम 500। ठीक है जी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन, गोवा एंड मिजोरम 60 each, 60 members each, सॉरी 40 मेंबर्स each, 60 तो है ही है। गोवा एंड मिजोरम है 40 मेंबर्स ईच। गोवा और मिजोरम की पॉपुलेशन कम होने के कारण यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे 40-40 मेंबर है दोनों की असेंबली में। एंड सिक्किम, और सिक्किम हैज 32 मेंबर्स, और सिक्किम में कितने? 32 मेंबर, गोवा और मिजोरम में 40-40 मेंबर। ऑन द अदर हैंड काउंसिल में मिनिमम स्ट्रेंथ 40, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 40। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मस्ट नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पे जितनी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में स्ट्रेंथ है 150, किसी स्टेट असेंबली में 150 स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इसका 1/3, दैट इज 1/3 कितना हो गया? 50। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 50। ठीक है जी। मैक्सिमम होगी 1/3 ऑफ द असेंबली, मिनिमम 40। ठीक है जी। मिनिमम 40 का होना जरूरी है, और मैक्सिमम 1/3 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इसे क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है जी। मिनिमम एज 25 साल, मिनिमम एज 30 साल। इसकी मिनिमम एज के मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स, इसकी मिनिमम एज है 30 ईयर्स। इसके हेड कौन है जी? स्पीकर। इसके हेड कौन है जी? चेयरमैन। डन। सो दिस इज द असेंबली एंड काउंसिल। लेकिन जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर है जी, वो किसके पास? असेंबली के पास, क्योंकि सरकार कहां पे बैठती है? असेंबली में। डन। अगला देखते हैं। चलो ये इधर मेंशन है, वैसे मैंने मेंशन कर दिया। द असेंबली ऑफ गोवा एंड मिजोरम है 40 मेंबर्स ईच, सिक्किम है 32 मेंबर्स। ठीक है जी। टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी इंक्रीज फॉर मैक्सिमम 3 इयर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट इन इंटरवल्स ऑफ 6 मंथ। असेंबली के टेन्योर को मैक्सिमम 3 साल के लिए इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन वो इमरजेंसी के केस में, अगर स्टेट इमरजेंसी लगी हो, लेकिन वो भी 6-6 महीनों के अंतराल में, इंटरवल्स में। हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 178, इसमें आता है जी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है जी। इनके पास सेम पावर, स्टेट असेंबली के स्पीकर की पावर बिल्कुल सेम, जैसे लोकसभा के स्पीकर की पावर है, बिल्कुल सेम वैसे ही पावर। ठीक है जी। आर्टिकल 182, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके पावर और फंक्शन भी बिल्कुल सेम है जो राज्यसभा के चेयरमैन की पावर और फंक्शन है। ठीक है। तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम है। आर्टिकल 186, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, सारों की सैलरीज आती हैं आर्टिकल 186 के तहत, जो कि स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होती है। आर्टिकल 199, मनी बिल्स। आर्टिकल 202, स्टेट का बजट। ठीक है जी। स्टेट का आता है इसमें बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज हैविंग सेम पावर एज फंक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वैसे पीछे आ गई, यहाँ पे पता नहीं क्यों मेंशन हुई है, रिपीट हो गया आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं जी हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 to 231, सो इट इज द हेड ऑफ द जुडिशरी ऑफ द स्टेट। हाई कोर्ट क्या जी? स्टेट जुडिशरी की हेड है। ठीक है। वो पूरे कंट्री की हेड है सुप्रीम कोर्ट। इट इज द हेड ऑफ द जुडिशरी ऑफ द स्टेट। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के सारे जजेस राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दे टेक्स ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर। शपथ कौन दिलाता है जी? गवर्नर। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अब टू बिकम द जज ऑफ हाई कोर्ट, कैसे कोई पर्सन एलिजिबल है जी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए? अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, मैंडेटरी है जी। He must have 10 year experience as an advocate of high court, या तो इन्हें हाई कोर्ट में 10 साल एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 10 year एक्सपीरियंस इन एनी जुडिशियल ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या भारत सरकार के किसी भी जुडिशियल ऑफिस में, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हैं, चाहे कोई भी जुडिशियल ऑफिस है, उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो पर्सन एलिजिबल है जी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। डन। रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स।
रिजाइन्स टू द प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है, याद रखना रिजाइन सिर्फ राष्ट्रपति को करते हैं। रिमूवल प्रोसीजर इज सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का देखा तो वैसी सेम हाई कोर्ट के जज का। सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड पेंशन चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सैलरी स्टेट के फंड से चार्ज होती है और पेंशन इंडिया के फंड से चार्ज होती है, दोनों अलग अलग है जी, ठीक है। अंडर आर्टिकल 226, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो जी। अंडर आर्टिकल 226 इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट दैट इट मे और मे नॉट इशू द रिट। हाई कोर्ट की पावर है कि ये फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट इशू करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो मैंडेटरी है ना, लेकिन हाई कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है, इसकी डिस्क्रिशन के ऊपर है। आर्टिकल 226 के तहत इसे ये पावर मिलती है कि ये रिट इशू कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। डन। टोटल हाई कोर्ट्स कितने इंडिया में? 25, ठीक है जी। हाई कोर्ट विद लार्जेस्ट ज्यूरिस्डिक्शन, गुवाहाटी हाई कोर्ट सबसे ज्यादा एरिया के अंदर आता है जी। इट इज अ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ 4 स्टेट्स, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। सबसे ज्यादा जजेस कौन सी हाई कोर्ट में है? प्रयागराज हाई कोर्ट में कितने हैं? 160 जजेस। अंडमान निकोबार की जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो आती है कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर, और लक्षद्वीप आइलैंड्स की ज्यूरिस्डिक्शन आती है केरला हाई कोर्ट के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके हाई कोर्ट में से, ठीक है जी। सो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 6। आज हमने सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और कैग एंड पार्ट 6 किया जी। पार्ट 6 छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डन। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 9, दैट इज पंचायती राज, ठीक है। तो होपफुली ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, और कोई भी आपको शंका है या दिक्कत फील होती है तो डू कांटेक्ट विद मी, ठीक है जी। सो आप किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो और या कमेंट सेक्शन में अपने जो सुझाव हैं, जो आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो समझ नहीं आ रहा, वो बता सकते हो। उस पर हम डिटेल में अलग से वीडियो बना सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं जी अगली वीडियो के साथ, ठीक है। अगली वीडियो हमारी करंट अफेयर्स